सबल्टर्न को हिंदी में बोलते हैं उपाश्रित वर्गीय दृष्टिकोण। कहीं कहीं अगर आपको ये शब्द मिल जाए, दिल्ली विश्वविद्यालय के ही कुछ प्रोफेसर्स ने, जिनमें शाहिद अमीन महत्वपूर्ण थे, इस दृष्टिकोण को उभारा, उपाश्रित वर्गीय दृष्टिकोण। लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप देवनागरी में सबल्टर्न लिख दें, वो ज्यादा ठीक है। ठीक है, SUBALTERN, सबल्टर्न, हिस्ट्री, पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, मार्क्सवाद के साथ दिक्कत यह है कि मार्क्सवाद की ज्यादा रुचि इस चीज में है कि जो गरीब है उसकी स्थिति ठीक होनी चाहिए, और जो गरीब है उसी को वो कहते हैं कि मजदूर है या किसान है। ठीक, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मार्क्सवाद के फेल होने की एक बड़ी वजह यह है कि वो हर समाज में शोषण के अलग अलग पैटर्न्स को ठीक से समझ नहीं पाए। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, भारत में एक ऐसा मजदूर जो दिन भर में 200-250 रुपए कमा लेता है, और नरेगा आने के बाद तो कमा ही लेता हो आमतौर पर, ठीक है, वो ज्यादा शोषित है, या एक ऐसी औरत जो अपने घर में हाउसवाइफ के रूप में काम करती है गांव में, और जिसके पति और ससुराल के लोग उसका जरा भी सम्मान नहीं करते हैं? इनमें से ज्यादा शोषित कौन है? औरत है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई औरत जो मध्य वर्ग या उच्च वर्ग की हो, वो निम्न वर्ग के पुरुष के तुलना में ज्यादा परेशान हो? हाँ या ना? हो सकता है। और ऐसा बहुत रेयर है या सामान्यतः ऐसा हो सकता है? सामान्यतः ऐसा हो सकता है। फिर एक ऐसा मजदूर जो उच्च जाति का है और अपने काम चलाऊ पैसे कमा लेता है, उसकी तुलना में एक ऐसा व्यक्ति जो दलित है या ट्राइबल है, जनजातीय व्यक्ति है, कमाई उसकी भी उतनी ही शायद। इनमें से ज्यादा शोषण किसका होगा? जो दलित होगा या आदिवासी होगा। और इसका मतलब यह हुआ कि आप केवल गरीबों के शोषण की बात करके समाज के हर वर्ग को टच कर नहीं पा रहे। इसलिए मार्क्सवाद पहला ऐसा बड़ा आंदोलन था जिसने वंचित वर्गों के सवाल को उठाया, पर उसने वंचित वर्ग की परिभाषा केवल गरीब के रूप में की, और यह मार्क्सवाद का सबसे बड़ा फेलियर साबित हुआ। और इसलिए मार्क्सवाद के विरुद्ध कई अन्य दृष्टिकोण पैदा हो गए। जैसे एक दृष्टिकोण आया फेमिनिज्म। मार्क्सवाद कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा शोषक वर्ग अमीर है। फेमिनिज्म कहता है दुनिया का सबसे बड़ा शोषक वर्ग पुरुष है, पितृसत्ता है। मार्क्सवाद कह रहे जिस दिन गरीब अमीरों के खिलाफ संघर्ष करेंगे, ये कह रहे जिस दिन महिलाएं पुरुषों के खिलाफ संघर्ष करेंगी, क्योंकि महिलाओं के लिए पितृसत्ता उतनी ही खतरनाक चीज है जितनी खतरनाक चीज पूंजीवाद मजदूरों के लिए है। तो एक मजदूर औरत के लिए तो पूंजीवाद और पितृसत्ता दोनों से खतरा है। मजदूर पुरुष का खतरा पूंजीवाद होगा। और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के बारे में एक तथ्य तो है, दोनों पुरुष थे, महिला तो थे नहीं, इसलिए वो बात नहीं समझ सकते थे। और भारत में भी नहीं थे, उनको जाति भी समझ में नहीं आती थी। जो अंबेडकरवाद है, अंबेडकरिज्म जिसको आजकल हम कहते हैं, अंबेडकरिज्म कहता है कि निम्न जाति के व्यक्ति की असली समस्या पूंजीवाद नहीं, ब्राह्मणवाद है। और ब्राह्मणवाद का मतलब है ब्राह्मणीय व्यवस्था को स्वीकार करना, चाहे उसे स्वीकार करने वाला ब्राह्मण हो चाहे दलित हो, कोई भी हो। जैसे पितृसत्ता का समर्थक होने के लिए पुरुष होना जरूरी नहीं है, महिलाएं भी समर्थक हो सकती हैं। और यदि आप देखते हैं कि विवाह के बाद बहू को परेशान करने में सास की भागीदारी ठीक ठाक रहती है महिला होने के बावजूद भी, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पितृसत्ता के मूल्य सास के अंदर भी समा चुके हैं। वही पैट्रियार्कल है पूरी तरह से। ठीक वैसे ही ब्राह्मणवाद के मूल्य ब्राह्मणों में ही होंगे ऐसा नहीं है, और ब्राह्मणों में होंगे ही होंगे ऐसा भी नहीं है। कुछ ब्राह्मण उस मूल्य से मुक्त हो सकते हैं, कुछ क्षत्रिय, कुछ वैश्य और कुछ अन्य जातियों के लोग उन मूल्यों से भरे हुए हो सकते हैं, एकदम हो सकते हैं। तो फेमिनिज्म के हिसाब से असली खतरा पुरुषवाद या पितृसत्तावाद है। अंबेडकरवाद के अनुसार असली खतरा ब्राह्मणवाद है। ऐसी अगर आप अमेरिका में या
इंग्लैंड में किसी अश्वेत से पूछे कि भाई असली खतरा किस चीज से है, क्या कहेगा? अपार्थाइड से है, रंगभेद से है। और ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके लिए गरीबी से बड़ा खतरा रंगभेद है। उनको गरीबी से उतनी दिक्कत नहीं है, मैनेज हो जाता है, रंगभेद नहीं झेल पाते हैं। क्या करें? भारत के लोग जब अमेरिका जाते हैं पढ़ने के लिए, यूरोप जाते हैं, कितना भी वो लोग ज्ञान देते रहे हैं, आज तक भी उस भाव से मुक्त नहीं हो पाए हैं कि जो चमड़ी का रंग है उसका महत्व होता है। कहां मुक्त हो पाते हैं? अब अगर आप समाज में वंचित वर्गों से न्याय करना चाहें और आप तय कर लें कि हम केवल गरीबों को ही फोकस करेंगे, तो इसका मतलब आपका दृष्टिकोण बहुत सीमित है, समग्र नहीं है। सबल्टर्न अप्रोच का मतलब यह होता है कि किसी भी तरह से शोषित व्यक्ति को साथ में लेके आओ, सभी शोषितों, वंचितों और कमजोरों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करो, केवल गरीबों पर ध्यान केंद्रित मत करो। इसी सबल्टर्न अप्रोच को जिस आंदोलन ने अपनाया उसका नाम है समानांतर कहानी। समानांतर कहानी के समर्थकों ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए आप अगर करेंगे भी तो ये मत कहना कि कमलेश्वर ने इसका प्रयोग किया। आप कहिए कि कमलेश्वर जो कहना चाह रहे हैं वह वही है जिसे शाहिद अमीन सबल्टर्न अप्रोच कहते हैं। शाहिद अमीन का नाम लिख लीजिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर हुए हैं। इस अप्रोच को डेवलप करने में बड़ी भूमिका कई लोगों की है, उनमें से एक भूमिका शाहिद अमीन साहब की भी है। और हिंदी कहानी के इतिहास में समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया है? कमलेश्वर ने किया है। और ये कमलेश्वर कौन से वाले कमलेश्वर हैं? कौन सी कहानी इनकी पढ़ी है आपने? खोई हुई दिशाएं, वही कमलेश्वर है। कमलेश्वर नई कहानी के सूत्रधार भी थे और समानांतर कहानी के सूत्रधार भी हैं। नई कहानी में 2 के साथ थे, इसमें अकेले हैं। 1972 और 1974 के बीच में ये आंदोलन शुरू हुआ। सारिका नाम की एक पत्रिका का ध्यान रखिएगा, सारिका पत्रिका में कुछ लेख लिखे और बाद में लगातार 10 अंक निकाले समानांतर कहानी विशेषांक के नाम से 1974 में। तो 1972 से 1974 तक के बीच में सारिका पत्रिका के माध्यम से इस आंदोलन का सूत्रपात हुआ। और इस आंदोलन के केंद्र में अगर एक वाक्य में कहना कौन है? साधारण मनुष्य है, बस साधारण मनुष्य, जिसको हम यहां पर क्या बोल रहे हैं? शोषित, वंचित व्यक्ति। तो साधारण मनुष्य। और एक बात ब्रैकेट में क्या समझ लेनी है, ये प्रगतिवादियों और जनवादियों के इस विचार से सहमत नहीं है कि हमें केवल मजदूरों पर ही ध्यान देना चाहिए। केवल मजदूर नहीं चलेगा, केवल किसान नहीं चलेगा, उसके साथ महिलाएं भी जो वंचित है अपने घर के अंदर वो भी चाहिए। जो दलित है, जो पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, जिसको शोषण झेलना पड़ता है, जिसका रंग साफ नहीं है, उसको रंगभेद झेलना पड़ता है हमारे इलाके में, वो भी शामिल होना चाहिए। वैसे आपकी राय में रंगभेद अमेरिका की समस्या है, भारत की भी है? हाँ, है ना। कई लोग बोलते हैं रंगभेद तो अमेरिका में होता, भारत में नहीं होता। और हमारे देश में विवाह के विज्ञापन में सबसे पहला शब्द होता है गोरी, दूसरा स्लिम। ये 2 शब्द आते ही आते हैं। कन्या कैसी है? गोरी है, स्लिम है, सुंदर है। उसके बाद पढ़ाई लिखाई की है या नहीं किया तो गौण बातें हैं। असली बात तो गोरी, स्लिम, सुंदर, बस फिर पढ़ाई की बात आएगी। और उसके बाद मूर्ख कहते हैं कि रंगभेद भारत में नहीं होता है। आपके भगवान जी परेशान है, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला, और आप कह रहे हैं रंगभेद हमारे समाज में नहीं होता है। घोर नस्लवादी लोग हैं हम लोग अपनी मूल प्रकृति में, घोर नस्लवादी। हाँ, ये है कि उसका उतना विभत्स रूप यहां नजर नहीं आता जितना अमेरिका में नजर आया, यूरोप में नजर आया। उतना विभत्स नहीं है, हत्याएं नहीं होती रंग के नाम पर यहां पर, क्योंकि हत्या करने के लिए बाकी फार्मूले हमारे पास ज्यादा मौजूद हैं, तो हम उससे मैनेज कर लेते हैं। अगर वो फार्मूले ना होते, जाति ना होती, तो रंग के नाम पे हत्या कर रहे होते, पर क्योंकि जाति है तो हम उससे मैनेज कर लेते हैं, हमारे फार्मूले पर्याप्त हैं। तो समानांतर कहानी का भाव समझ में आ गया। एक व्यक्ति का नाम याद रखना, तो कौन है वो? कमलेश्वर। साधारण व्यक्ति ध्यान रखना है, साधारण व्यक्ति। और ये साधारण व्यक्ति कौन है? मार्क्सवाद, प्रगतिवाद, जनवाद के मजदूर की तुलना में किसी भी तरह से शोषण या वंचन का शिकार, जिसे शाहिद अमीन की भाषा में क्या कहेंगे? सबल्टर्न या उपाश्रित वर्गीय व्यक्ति। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं।